आज का हमारा टॉपिक रहेगा अमेरिकी कांग्रेस। जिस तरह भारत में विधायिका को संसद कहते हैं, उसी तरह अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस का नाम दिया गया है। ये कांग्रेस दो सदनों से मिलकर बनी है। एक का नाम है सीनेट और दूसरे का नाम है प्रतिनिधि सभा। इन सदनों की बैठकें अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में ही होते हैं। ये कांग्रेस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है साथ आना। इस समय कांग्रेस को समझने के लिए इन दोनों सदनों का अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सीनेट का। इसमें बताना है कि सीनेट सदन की जो रचना है उसके लिए ये संविधान प्रस्ताव किया गया है कि सीनेट के प्रत्येक राज्य यानी अमेरिका के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाएंगे। तो इस समय सीनेट सदस्यों की संख्या 100 है, क्योंकि अमेरिका में राज्यों इकाई की संख्या 50 है। आरंभ में जब अमेरिका के राज्यों की संख्या 13 थी, तो इस समय सदस्यों की संख्या 26 थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या 100 है। अब इसकी हम योग्यता को जानेंगे। तो इसकी पहली योग्यता ये है कि जो व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो वो सीनेट का सदस्य बन सकता है। अगला है इसमें वो उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य से वह प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहता है या चुनकर जाना चाहता है। तीसरा इसमें है कि वो कम से कम 9 वर्ष अमेरिका में निवास करता हो। इसके बाद हम देखेंगे सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो प्रारंभ में अमेरिका में सीनेट सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, लेकिन 1912 यानी 1912 में एक संशोधन 17वां संशोधन पारित किया गया, जो कि 1913 में पारित हुआ था। उसमें व्यवस्था की गई है कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, यानी कि सीनेट सदस्य अब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व चयनित होते हैं। इसके बाद आता है इसकी अवधि बताना कार्यकाल में कि सीनेट अमेरिका का एक स्थायी सदन है जो कोई भंग नहीं होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदन के 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद या 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं और इसके स्थान पर नए सदस्य चुनकर शामिल इसमें होते हैं। उसके बाद ये देखेंगे हम इसकी गणपूर्ति। तो गणपूर्ति के लिए सीनेट के सदस्यों का बहुमत में होना आवश्यक है, अर्थात 100 में से कम 51 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। वेतन का मामला है तो इसमें बताना है कि उसके सदस्यों का जो वेतन है वो $1,33,600 प्रति वर्ष है। अधिवेशन में हम जानेंगे कि 1933 में किए गए 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ प्रारंभ होता है, यानी कांग्रेस के दोनों सदनों की बैठकें एक साथ आरंभ होती हैं और दोनों सदनों के इसको समाप्ति करने या स्थगित करने पर ही ये समाप्त होती हैं। उसके बाद आएगा इसमें सभापति। इसमें बताना है कि सीनेट का सभापति अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है और उस पदेन सभापति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि पक्ष और विपक्ष में मतदान हो रहा होता है और वो मतदान टाई हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के पदेन सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम सीनेट के कार्य और शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम इसकी कानून निर्माण की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसमें बताना है कि कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट और प्रतिनिधि सदन दोनों ही लगभग बराबर की शक्तियाँ रखते हैं। जैसे जो साधारण विधेयक होता है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है और दोनों सदनों के बहुमत से पारित होने पर ही वो कानून बन पाता है। इस तरह अगर संविधान में कोई संशोधन होना है तो उसके लिए भी दोनों सदनों को बराबर का अधिकार दिया गया है, और कोई भी संशोधन जब तक पारित नहीं होगा जब तक दोनों सदन उसे 2/3 बहुमत से पारित नहीं कर देंगे। तीसरा मामला आता है इसमें वित्त विधेयक का। इसमें वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही पेश किया जाता है। उसके बाद जब उसे सीनेट में भेजा जाता है तो सीनेट भी उसको अस्वीकार कर सकती है और उसमें संशोधन भी कर सकती है, यानी लगभग बराबर का अधिकार रखती है। केवल इतना फर्क है कि जो वित्तीय विधेयक है वो केवल
प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। इसमें बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियाँ की जाती हैं उसके लिए सीनेट के बहुमत से स्वीकृति का होना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति जो नियुक्तियाँ करता है उसके लिए सीनेट की स्वीकृति का होना आवश्यक होता है। उसी तरह से विदेशों से जो संधियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं उसके लिए भी सीनेट के 2/3 बहुमत का सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ संविधान के अनुसार जब युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जा सकती है तो इसमें कांग्रेस में सीनेट का भी योगदान रहता है। उसके बाद इसमें आएंगी न्यायिक शक्तियाँ। तो इसमें बताना है कि सबसे पहली न्यायिक शक्ति होती है इसमें महाभियोग। तो इसमें बताना है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों ही महाभियोग की प्रक्रिया को संचालित करती हैं। पहले प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाता है जब किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सैनिक अधिकारियों या न्यायाधीशों पर देशद्रोह या भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगता है। प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद इसकी सुनवाई सीनेट में होती है। यदि इस प्रस्ताव को सीनेट भी 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो वो महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट या पूरी हो जाती है या उस अधिकारी को पद छोड़ना पड़ता है। ये था हमारा सीनेट सदन। उसके बाद हम इसके अगले सदन को अध्ययन करेंगे। इसका नाम है प्रतिनिधि सभा। इसमें बताना है हमें कि प्रारंभ में जब संविधान बना था तो उस समय प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, लेकिन वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 435 है। 1963 में 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को निश्चित किया गया है। अब देखेंगे हम इसकी सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं। पहली है कि उसे 25 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी ये है कि वो कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक रहा हो। दूसरा तीसरा ये है कि वो किसी सैनिक पदाधिकारी पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी है कि वो उस राज्य का भी निवासी होना चाहिए जिस राज्य से वो प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब देखना है इसको कि इसमें चुनाव कैसे होता है। तो जिस तरह सीनेट का प्रत्यक्ष चुनाव होता है वैसे ही प्रतिनिधि सभा का भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अमेरिका के प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, स्त्री हो या पुरुष, उसे मत देने का अधिकार होता है। इसमें एक बात याद रखने लायक है कि 1920 में किए गए संविधान के 19वें संशोधन द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका अर्थ ये है कि अमेरिका में 1920 से पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। एक याद रखने वाली बात है। उसके बाद आता है इसका कार्यकाल। इसमें बताना है कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित किया गया है। इसके लिए भी जो गणपूर्ति है वो वही है जो सीनेट में थी। इसमें सदन के बहुमत का होना आवश्यक है। अधिवेशन भी वही है जो हमने पहले बताया सीनेट के बारे में कि इनके अधिवेशन दोनों सदनों के साथ साथ चलते हैं और अधिवेशन स्थगित या समाप्त दोनों सदनों के सहमति से ही किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर का नाम दिया जाता है और इसे राष्ट्रपति के बाद दूसरे दर्जे का व्यक्ति सम्मान रहती इसको माना जाता है। इसके कार्यों के बारे में जानेंगे तो मुख्य रूप से इसके कार्य होते हैं सदन की अध्यक्षता करना, सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, दल के नेता के रूप में कार्य करना, निर्णायक मत देने का अधिकार होना। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि निर्णायक मत जब होता है जब कोई भी मतदान टाई हो जाता है। समितियों संबंधी अधिकार सब अध्यक्ष के पास ही होते हैं। इसके अलावा जो परिणामों की जो घोषणा होती है वो अध्यक्ष या स्पीकर के हस्ताक्षर से ही पूरी हो पाती है। इसके बाद देखेंगे हम प्रतिनिधि सभा की कार्य और शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे विधायी शक्तियाँ। जैसा कि बताया था कि संविधान के अनुसार संघीय क्षेत्र में कानून निर्माण की शक्तियाँ दोनों ही सदनों को बराबर की
दी गई हैं। यानी कोई भी साधारण विधेयक जब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि इसके दोनों ही सदन यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट उसको पारित नहीं कर देते। कोई भी संशोधन भी दोनों का बराबर अधिकार है। केवल वित्तीय मामलों में वित्तीय जो विधेयक होता है वो केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद हम संविधान शक्तियों को जान चुके हैं कि संविधान में जो संशोधन होते हैं उसके लिए भी दोनों को बराबर की शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद आता है कि कार्यपालिका शक्तियाँ। तो जैसा कि सीनेट में था कि जब भी युद्ध की घोषणा होती है तो वो कांग्रेस के द्वारा की जाती है और कांग्रेस दोनों सदनों से मिलकर बनती है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो इसका कार्यपालिका के अंदर युद्ध की घोषणा में सहयोग होता है। अब आता है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचित करने की शक्ति। यानी यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो किसी भी उम्मीदवार को यदि बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये अधिकार है कि वो ऊपर वाले 3 उम्मीदवारों में से किसी को भी राष्ट्रपति का पद दे सकती है या उसको राष्ट्रपति पद पर स्वीकार कर सकती है। न्यायिक शक्तियों के बारे में पहले बता चुके हैं आपको कि न्यायिक शक्तियाँ वही न्यायिक शक्तियाँ हैं जो सीनेट के पास हैं, अर्थात महाभियोग को चलाना। यानी महाभियोग की प्रक्रिया को चलाने के लिए प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ उसको प्रस्ताव को पारित करती है।